इश्क इबादत पार्ट 9। इश्की किडनैप हो जाती है। आरव उसकी तलाश में लग जाता है। अब आगे। इश्की एक कार के पीछे वाली सीट पर बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। एक आदमी कार चला रहा था और दूसरा उसके पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। गाड़ी में बैठा आदमी जो पैसेंजर सीट पर बैठा था वो ड्राइव करने वाले आदमी से बोला, यार लड़कियां तो बहुत देखी है लेकिन इसकी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं आज तक देखी। दूसरा आदमी बोला, यार बात तो तू एकदम सही कह रहा है, पर उस आदमी ने इसका किडनैप क्यों कराया होगा। दूसरा आदमी बोला, छोड़ना यार, हमें इससे क्या लेना देना है, हमें बस हमारा पैसा मिल जाए। उधर आरव का बुरा हाल था। उसकी कार तेज रफ्तार से मुंबई की सड़कों पर चल रही थी। आरव को इश्की के लिए डर लग रहा था। तभी आरव का मोबाइल रिंग होता है। आरव ब्लूटूथ ऑन करके कॉल रिसीव करता है। उधर से कोई आदमी हंसते हुए बोला, क्या हुआ आरव कपूर, मैंने सुना है कोई तुम्हारे बीवी को तुम्हारे नाक के नीचे से उठाकर ले गया और तुम कुछ कर नहीं पाए और अब तुम उसे पूरे शहर में ढूंढते फिर रहे हो। क्या होगा जब तुम्हारी वाइफ की लाश सड़क पर मिले जिसके जिस्म पर कोई कपड़ा ना हो। आरव ने जोर से कार का ब्रेक मारकर कार साइड में रोक दी। व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग ब्लडी। अ गाली नहीं आरव कपूर, वरना इसका हर्जाना तुम्हारी वाइफ को करना पड़ेगा। आरव अपना गुस्सा शांत करते हुए बोला, तुम चाहते क्या हो। वो आदमी बोला, स्मार्ट। ये की ना आपने समझदारी वाली बात मिस्टर आरव। वेल, मुझे क्या चाहिए मैं जल्द ही आपको बता दूंगा। और उसने कॉल कट कर दी। आरव ने जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा और चिल्लाया, इश्की। आरव पहली बार खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा था। रात से सुबह हो गई थी पर इश्की का अब तक कोई अता पता नहीं था। समर और सभी बॉडीगार्ड्स भी रात भर इश्की को ढूंढ रहे थे। टिया, रूही और आरती जी भी रात भर भगवान जी से प्रार्थना कर रहे थे कि इश्की जल्द घर आ जाए। तभी आरव को फिर से उसी नंबर से कॉल आया। आरव तुरंत कॉल रिसीव करके बोला, क्या चाहिए तुम्हें। उधर से आवाज़ आई, लगता है मिस्टर कपूर पूरी रात सोए नहीं हैं। वैसे तुम्हें ऐसे तड़पता देखकर मुझे सुकून तो बहुत मिल रहा है, क्योंकि मैं भी ऐसे तड़पा था। मैं भी रात भर सो नहीं पाया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने मुझ तक झूठी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई। तुम्हारी वजह से मेरे प्रोडक्ट में रॉन्ग फीचर्स ऐड हुए। मेरा सारा पैसा बर्बाद हो गया। आरव कपूर, ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। आरव उस आदमी की बात सुनकर दांत पीसते हुए बोला, विक्रांत, ऑफ कोर्स इट्स यू। आखिर तुम्हारे सिवा ऐसी घटिया हरकत और कर भी कौन सकता है। विक्रांत बोला, तुझे इस तरह तड़पता देखकर मुझे मज़ा आ रहा है और इस इश्की को छोड़ने का मेरा मन नहीं है। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दी। इधर इश्की कुर्सी पर बेहोश थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। तभी इश्की को धीरे धीरे होश आने लगता है और इश्की कसमसाते हुए उठती है, लेकिन बंधे हुए होने के कारण वो हिल भी नहीं पा रही थी। तभी उसके चेहरे पर कोई ठंडा पानी डालता है और इश्की हांफते हुए सांस लेती है। इसकी आंखें खोलकर सामने देती है तो एक लंबा चौड़ा डेविल पर्सनैलिटी वाला इंसान उसके सामने एक चेयर पर अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठे हुए लस्ट भरी नजरों से इश्की को घूर रहा था। इश्की गुस्से में उस आदमी को घूरते हुए बोली, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। विक्रांत बोला, लगता है अपने पति का गुस्सा तुम्हारे अंदर भी आ गया है। फिर वो इश्की को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, वैसे आरव की किस्मत बड़ी अच्छी है यार, जो इतनी खूबसूरत चिड़िया फंसाई है। इश्की बोली, छोड़ दो मुझे, वरना मेरे पति तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। विक्रांत शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, रात से सुबह हो गई है, तुम्हारा पति अब तक तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। उसका मुझ तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। अगर वो यहाँ आ भी गया फिर भी वो जिंदा वापस नहीं जाएगा। मेरे आदमी उसे गोलियों से भून देंगे। इश्की बोली, इन योर ड्रीम्स मेरे पति मुझे लेने ज़रूर आएंगे और तुम्हारे इन बॉडीगार्ड्स का कचुम्बर बना देंगे। तभी वहाँ कई सारी गाड़ियाँ रुकने की आवाज़ आती है। इश्की बोली, लो आ गए मेरे डेविल पति, अब तुम देखना तुम्हारी कैसी बैंड बजाते हैं। इश्की को इस हालत में देखकर आरव का बहुत गुस्सा आया। आरव और उसके बॉडीगार्ड्स ने मिलकर विक्रांत के बॉडीगार्ड्स को गोलियों से भून डाला। आरव ने विक्रांत के सीने पर एक जोरदार लात मारी जिससे विक्रांत नीचे गिर गया। विक्रांत उसके आरव उसके सीने पर पैर रखकर खड़ा होकर बोला, अब तक मैं तुम्हारी गलतियों को माफ़ किया, लेकिन इस बार तुम्हारी हरकत माफ़ करने वाली नहीं है। इतना बोलकर आरव ने विक्रांत के माथे पर बीचों बीच गोली चला दी। ये देखकर इश्की कांपने लगी। उसे इस वक्त आरव से डर लग रहा था। आरव जैसे इश्की को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा,
इश्की उसे धक्का देकर कार में जाकर बैठ गई। आरव ने अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। इश्की कार में एक कोने में किसी बिल्ली के बच्चे की तरह दुबक कर बैठी थी। आरव उसके बगल में जाकर बैठ गया। आरव के आते ही इश्की ने उसे नजरें फेर ली। इश्की का ऐसा बर्ताव को देखकर आरव को गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद कार कपूर मैंशन के बाहर रुकी। इश्की दौड़ते हुए अंदर आई और टिया के गले लग गई। टिया बोली, थैंक गॉड दी, आप आ गई। आप ठीक तो हो? इश्की ने हाँ में सिर हिला दिया। आरती जी इश्की को पानी का गिलास देते हुए बोली, ये लो बेटा, पानी पियो, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाती हूँ। इश्की पानी पी रही थी, तभी उसने आरव को अपने करीब आते हुए देखा। इश्की के हाथ कांपने लगे और उसके हाथ से पानी का गिलास नीचे छूट गया। इश्की डर कर तेजी से स्टेयर्स से भागती हुई रूम में चली गई। इश्की का ऐसा बर्ताव आरव का दिल चीर रहा था। आरव भी इश्की के पीछे रूम में चला गया। इश्की ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। इश्की का ऐसा बर्ताव देख टिया समर से बोली, ये दी को क्या हुआ है? दी ऐसा बिहेव क्यों कर रही है? समर बोला, भाभी ने भाई को विक्रांत पर गोली चलाते हुए देखा, इसलिए वो डर गई है। टिया भी तुरंत इश्की के कमरे की ओर चली गई, जहाँ आरव बाहर दरवाज़ा नॉक करते हुए बोल रहा था, इश्की प्लीज़ ओपन द डोर। लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर आरव दरवाजे की डुप्लीकेट चाबी लेकर आया और दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो इश्की फ्लोर पर बेहोश पड़ी थी। आरव बहुत परेशान हो गया। आरव ने इश्की को गोद में उठाकर बेड पर लेटाया और तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। कुछ देर बाद एक लेडी डॉक्टर इश्की का चेकअप कर रही थी। इश्की को इस वक्त तेज़ बुखार था और उसकी बॉडी शिवरिंग कर रही थी। चेकअप करने के बाद डॉक्टर बोली, इन्होंने कल रात से कुछ खाया नहीं, इन्हें बहुत तेज़ बुखार है, लगता है इन्हें किसी चीज़ का बहुत गहरा सदमा लगा है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमें इनके कुछ टेस्ट करवाने होंगे। आरव परेशान होते हुए बोला, कैसे टेस्ट? क्या हुआ है इश्की को? डॉक्टर बोली, मिस्टर कपूर आप परेशान मत होइए, हमें बस इश्की के कुछ नॉर्मल से टेस्ट करवाने होंगे। आरव को इस वक्त डॉक्टर के चेहरे पर शिकन साफ नजर आ रही थी। डॉक्टर के जाने के बाद आरव ने सबको अपने अपने कमरे में भेज दिया। आरव इश्की के बाल सहलाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो इश्की, मैं तुम्हारे परमिशन के बिना तुम्हारे टेस्ट करवाने जा रहा हूँ। सबके सोने के बाद आरव इश्की को हॉस्पिटल लेकर गया। इश्की अब भी बेहोश थी। आरव इश्की को एक रूम में लेकर गया जहाँ इश्की के टेस्ट होने थे। डॉक्टर आरव से बोली, मिस्टर आरव, हम ये टेस्ट बाद में भी कर सकते थे, आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की? आरव बोला, मैं इश्की को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, आप अभी के अभी इसके सारे टेस्ट करवा दीजिए। डॉक्टर इश्की के टेस्ट कर रही थी और आरव डॉक्टर के कैबिन में वेट कर रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ नजर आ रही थी। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर इश्की का चेकअप करके आई और बोली, हमने इश्की के सारे टेस्ट करा दिए हैं, कल सुबह तक आपको रिपोर्ट मिल जाएंगी। और मिस्टर आरव, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, इश्की को गोली कब लगी थी? आरव हैरान होकर बोला, गोली? डॉक्टर बोले, जी हाँ, इश्की के कंधे पर बुलेट का निशान है। आप उनके हस्बैंड हैं, क्या आपको ये बात पता नहीं थी? आरव गुस्से में डॉक्टर को घूरने लगा। आप अपने काम से काम रखिए। इतना बोलकर आरव इश्की को लेकर घर आ गया। कार में आरव बार बार इश्की को देख रहा था। उसके दिमाग में डॉक्टर की कही बात चल रही थी। वो सोच रहा था, कौन हो तुम इश्की? क्या है तुम्हारी असली पहचान? और ये बुलेट तुम्हें कैसी लगी? घर आकर आरव ने इश्की को बेड पर लेटाया और समर से कॉल करके बोला, अभी के अभी टिया को मेरे स्टडी रूम में लेकर आओ। इतनी रात को आरव का कॉल देखकर समर चिंता करते हुए बोला, क्या हुआ भाई, भाभी ठीक तो है? आरव बोला, हाँ वो ठीक है, तुमसे जितना कहा है उतना करो। कुछ देर बाद समर और टिया स्टडी रूम में आरव के सामने खड़े थे। आरव टिया को गुस्से में घूरते हुए बोला, टिया, अब जो सवाल मैं तुमसे पूछूंगा उसके सच सच जवाब तुम्हें देने हैं। टिया बहुत डरी हुई लग रही थी। आरव बोला, इश्की को बुलेट कैसी लगी थी, क्या हुआ था उसके साथ? ये बात सुनते ही समर चौंक कर बोला, क्या भाभी को गोली लगी थी? आरव बोला, हाँ, मुझे भी ये बात अभी पता चली है। फिर आरव टिया को घूरते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? टिया हकलाते हुए बोली, वो मुझे नहीं पता। आरव को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोला, मुझे पता है, तुम जानती हो। आरव के चिल्लाने से टिया कांपने लगी। समर उन दोनों के बीच में आते हुए बोला, भाई प्लीज़। फिर समर टिया को समझाते हुए बोला, टिया तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, जो भी सच है तुम भाई को बता दो। आरव बोला, वैसे भी तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो क्या मुझे
पता नहीं लगेगा, इसलिए बेटर होगा तुम अभी मुझे सब कुछ बता दो। टिया बोली, ठीक है, आपको सच सुनना है तो सुनिए। इश्की दी मेरी बहन नहीं, मेरी भाभी है। ये बात सुनते ही आरव और समर को शौक लगा। दोनों साथ में बोले, क्या? टिया आगे बोली, जी हाँ, इश्की मेरे भाई अरमान की बीवी है। इश्की दी मेरे पापा के फ्रेंड अमन अंकल और मीरा आंटी की बेटी है। वो हमेशा से हमारे यहाँ आया जाया करती थी। मेरे अरमान भाई इश्की से बेहद प्यार करते थे। इश्की दी भी उन्हें लाइक करती थी। दोनों साथ में बहुत खुश रहा करते थे। लेकिन एक दिन इश्की दी के पेरेंट्स का कार का एक्सीडेंट हो गया और उसमें उनकी डेथ हो गई। इश्की दी अपने मम्मी पापा के जाने के बाद बहुत अकेली हो गई थी। इसलिए मेरे पापा ने अरमान भाई और इश्की दी की शादी का फैसला ले लिया। मुझे आज भी वो शादी वाला दिन याद है। पूरा हॉल लाइटिंग से जगमगा रहा था। चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। अरमान भाई अपने गोद में इश्की को उठाकर मंडप में लाए थे, क्योंकि इश्की की विश थी उसका दूल्हा उसे गोद में उठाकर मंडप तक ले जाए। इश्की दी दुल्हन के लाल जोड़े में बहुत प्यारी लग रही थी। अरमान गोल्डन एंड रेड कॉम्बिनेशन वाली शेरवानी पहने राजकुमार सा लग रहा था। तभी वहां एक गन शॉट की आवाज़ आई और गोली इश्की दी के कंधे पर लगी। इससे पहले कि दूसरी गोली इश्की दी को लगती, अरमान भाई ने बीच में आकर गोली अपने ऊपर ले ली। वो गोली मास्क पहना हुआ एक आदमी चला रहा था। भाई को गोली लगते ही वो आदमी वहां से भाग गया। चारों तरफ भगदड़ मच गई। जश्न का माहौल मातम में बदल गया। इश्की दी और अरमान भाई दोनों ही मंडप में खून से लथपथ पड़े थे। दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां जाने पर पता चला कि भाई की डेथ पहले ही हो चुकी थी और इश्की दी का ऑपरेशन करके उनकी बुलेट निकाल दी गई। इश्की दी के होश में आने के बाद उन्हें जब भाई के बारे में पता चला तो एक बार फिर से टूट गई। उनकी जिंदगी का आखिरी सहारा भी उनसे छीन गया था। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला कि इश्की के मम्मी पापा की मौत कोई एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि एक प्लान किया हुआ मर्डर था और अब वही इंसान इश्की की भी जान लेना चाहता है। इश्की दी को सेफ रखने के लिए पापा ने शिमला छोड़ने का फैसला किया और हम पुणे आ गए। पापा ने दी को अपनी बेटी के तौर पर अपनाया, उन्हें अपना नाम दिया। पापा ने कभी दी और मुझ में कोई फ़र्क नहीं किया, लेकिन मम्मी दी को कभी अपना नहीं पाई। मम्मी को लगता है भाई की मौत की जिम्मेदार इश्की दी है, इसलिए वो दी से इतनी नफरत करती है। पापा ने कई बार दी की शादी के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते लाए, लेकिन दी शादी के लिए कभी नहीं मानी। वो अपनी ज़िंदगी में अरमान भाई की जगह किसी और को नहीं देना चाहती थी। दी आपसे भी शादी कभी नहीं करती अगर आप उस दिन शर्त नहीं रखते। दी ने सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी के लिए आपसे शादी की है। यही दी का सच है। और फिर टिया अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मेरे दी ने बहुत कुछ सहा है। बड़ी मुश्किल से उनकी ज़िंदगी में कोई आया है जो उनसे प्यार करता है, उन्हें हर मुसीबत से बचाता है। मैं नहीं चाहती थी कि आप यह सच जानें और दी का पास जानने के बाद आप उन्हें छोड़ दें। प्लीज़ जीजू, मेरी दी का साथ मत छोड़िए, वो बहुत अकेली है, उन्हें आपकी ज़रूरत है। और वो चुपचाप अपने जेब में हाथ डाले खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त उसकी पीठ टिया और समर की तरफ थी। समर टिया से बोला, चलो टिया, रात बहुत हो गई है, चलकर सो जाओ। आरव की आंखें इस वक्त नम थी। आरव का चेहरा एकदम गुस्से से काला पड़ गया। उसने हाथों की मुट्ठियां कस ली, जिससे उसके हाथों की नसें उभर आई और वो दांत पिसते हुए बोला, जिसने मेरी इश्की को इतने दुख दिए, इतनी तकलीफ दी, उसे इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। वो जो कोई भी है, उसे ऐसी मौत दूंगा कि उसकी रूह कांप उठेंगी। आरव कमरे में आया। इश्की अब भी बेहोश थी। आरव उसे प्यार से निहारते हुए बोला, तुम्हारे गुनहगारों को सज़ा मिलकर रहेंगी इश्की। इश्की किसी और से प्यार करती थी, ये बात जानकर आरव का दिल दुख रहा था। लेकिन पास्ट में इश्की के साथ जो कुछ हुआ उसे जानकर आरव को इश्की पर तरस आ रहा था। आरव बोला, इस हंसते हुए चेहरे के पीछे और कितने दर्द छिपाए बैठी हो इश्की। तभी आरव ने देखा कि इश्की को धीरे धीरे होश आ रहा था। इश्की कुछ बुदबुदा रही थी, लेकिन आरव को ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। आरव बोला, तुम कुछ कह रही हो इश्की? मैं यही हूँ, तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, बोलो। जैसे ही इश्की पूरे होश में आई और उसने आरव को देखा, वो झट से उठकर बैठी और बोली, दूर रहिए मुझसे, आप इंसान नहीं जल्लाद हो, आपको बस लोगों की जान लेना आता है। इश्की की बातें आरव के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। इश्की आगे बोली, मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स चाहिए।